सो नाउ थेरेपी जब हम टर्म यूज करते हैं ना, अब इसे समझो। थेरेपी एक टर्म है जो बहुत ही गलत तरीके से समझी जाती है, एटलीस्ट इंडिया में अभी तक जहां पर हम हैं। अगर कोई बच्चा आज के टाइम पर भी, आप लोगों में से भी कितने लोग ऐसे हैं जो अभी अपने घर पे जाकर अगर बोलेंगे कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, ठीक है, या फिर मुझे लग रहा है कि मुझे एंग्जाइटी है, तो मुझे थेरेपिस्ट के बाद पास जाना है। कितने लोग आप में से बोलेंगे कि बहुत इजीली हम जा सकते हैं या पेरेंट ले जाएंगे? कोई भी नहीं ना। आप छोड़ो। मैं भी हाथ नहीं उठाऊंगा, ठीक है, हालांकि मैं खुद जा सकता हूँ। फिर भी वो जो नज़रें होंगी ना, मैंने एक बार बात करी है एक्चुअली, सही में भी ऐसे। और मेरी मदर ने ऐसे देखा था, मतलब वो शो करते हैं है ना, क्योंकि अब हम घर पे बातचीत करते हैं, मैं खुद साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो बातचीत अब होती है तो उसमें वो कहते हैं कि हाँ नहीं नहीं मेंटल हेल्थ ये होता है। पर जब हम बात करते हैं एक्चुअली में उस चीज़ को करने की, मैंने थेरेपिस्ट को कांटेक्ट करना है, तो उनका रिएक्शन बोलते चाहे कुछ नहीं है, बट वो आंखों से जो फील होती है ना, क्या है, क्यों ही वेस्ट कर रहा है पैसे, है ना, हमसे बात कर ले। तो इसीलिए मैंने बोला इंडिया में एटलीस्ट इसे बहुत गलत तरीके से समझा जाता है। हम समझते हैं थेरेपी मतलब कोई एक बंदा होगा, कोई एक साइकोलॉजिस्ट होगा जो हमें कुछ सलाह देगा और उससे हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। बट दैट इज नॉट थेरेपी एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको आपकी लाइफ का डिसीजन बना के नहीं देता है। कोई भी साइकोलॉजिस्ट अगर ये कर रहा है तो वो गलत है, राइट। कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको ये नहीं बोल सकता कि आप ये करो, ऐसा ऐसा साइकोलॉजी मतलब थेरेपी नहीं चलती है। एक थेरेपी स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है, जो अभी ऑनलाइन में भी किसी बच्चे ने, आई थिंक हर्रूर ने बोला था, राइट। एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हीलिंग तक पहुंचते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर हेयर राइट नाउ, ठीक है, अभी वी आर नॉट हेयर, अभी भी वी आर नॉट हेयर, वी आर नॉट इवन एनीवेयर। सब फेंकूंगा मैं, खैर हाँ। इफ वी आर हेयर राइट नाउ, ठीक है, और आपने यहां से ट्रेवल करके ये हीलिंग तक, लेट से आपने पहुंचना है, दिस इज हीलिंग, मतलब बेटरमेंट आपको चाहिए लाइफ में, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। सो यू आर करेंटली हेयर एंड यू वांट टू रीच टू देयर। फॉर एग्जांपल हेयर मतलब ये सफरिंग है आपकी, ठीक है, यू आर इन सफरिंग। मेरी राइटिंग वैसे भी गंदी है बट इसे और गंदा कर देते हैं, मतलब यू आर सफरिंग राइट नाउ। इट कैन बी स्ट्रेस, इट कैन बी एंग्जाइटी, इट कैन बी डिप्रेशन, इट कैन बी एनी रिलेशन इशू दैट यू आर फीलिंग इन योर लाइफ और एनीथिंग, ठीक है। फॉल्टी पेरेंटिंग, इस पे कोई बात नहीं करता है, ये भी हो सकता है। आपको दोस्तों से कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है पेरेंट से ही दिक्कत है, हो सकता है फैमिली इश्यूज ही इतने ज्यादा हैं, तो आप इस कंडीशन में हो। बट नाउ यू वांट टू रीच दिस प्लेस, दैट इज हीलिंग। नाउ व्हाई आई एम यूजिंग दिस टर्म हीलिंग, बिकॉज हर किसी के लिए इसका मतलब अलग हो सकता है। अब अगर कोई पर्सन स्ट्रेस्ड है ड्यू टू एनी पास्ट इवेंट, कि कुछ पहले खुद इंसान ने गलत कर दिया, उस वजह से उसे अब गिल्टी हो रही है, वो उस चीज से ओवरकम करना चाहता है, तो उसके लिए वो हीलिंग हो जाएगा, उसको ओवरकम कर लेना। किसी इंसान को किसी मेजर ट्रॉमेटिक इवेंट से वो होके निकला है, राइट, अर्थ को एक सफर किया, लेट से किसी अपने लव्ड वंस को किसी ने खो दिया, उससे उभरना चाहता है, तो वो इसके लिए हीलिंग हो जाएगा। तो आप सफरिंग में हो और हीलिंग पर पहुंचना चाहते हो, यहां से यहां तक जो चीज आपको लेके जाएगी, दैट व्हीकल, दैट इज एक्चुअली थेरेपी। मतलब वो थेरेपी है जो आपको सफरिंग से हीलिंग तक लेके जाती है, कैसी प्रोसेस। अब अभी थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इसमें, ठीक है, बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल टॉपिक, बट उससे आपका बेस क्लियर होगा। अभी तक हम क्या सोचते हैं कि थेरेपी मतलब एक साइकोलॉजिस्ट हमें कुछ बताएगा, आपको लेट से ओवर थिंकिंग हो रही है, ठीक है, ओवर थिंकिंग के लिए भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो अगर वेल ऑफ हो, राइट। अगर इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करते फिर तो नहीं जा सकते ऑब्वियसली। ये बहुत गलत बात है, इसका भी इंडिया में कुछ होना चाहिए आई बिलीव, क्योंकि लेट से एक पर्सन जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, वो हर एक घंटे की फीस एक साइकोलॉजिस्ट की, अच्छे साइकोलॉजिस्ट की 2000 से नीचे इंडिया में नहीं है, तो कहाँ से वो थेरेपी के लिए चले जाएगा? बल्कि अगर वो जाएगा तो और उसको दिक्कत बढ़ जाएगी, मेंटल प्रेशर और बढ़ जाएगा कि मम्मी पापा के 2000 और लगवा दिए हमने, राइट। तो अगर मान लेते हैं कि फिर भी एक पर्सन वेल ऑफ फैमिली में बिलोंग करता है, वो जा सकता है, उसने ऑप्ट करा थेरेपी को, तो अब एग्जैक्टली वो क्या प्रोसेस है, ठीक है। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। अगर आप अपने दोस्त से बात करोगे, अगर आप अपने मम्मी पापा किसी से भी बात करोगे, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट बट दैट इज द रियलिटी। उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि आपको क्या बोलना है, कैसे हाव भाव रखने हैं आपसे बात करते वक्त, बट आपके साइकोलॉजिस्ट को ये सब चीजें पता होती हैं।
इट इज सिंपली लाइक कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने मैगी बनानी है, मैंने आपको बोला, आपने बोला मुझे भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी है मतलब ये इशू है आपका, आप सफर कर रहे हो। एक आम इंसान से मुझसे लेट्स से आप डिस्कशन करोगे, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट, मेरे पास वो ट्रेनिंग नहीं है ना, टीचर और साइकोलॉजिस्ट में फर्क है। इवन दो मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा एग्जैक्टली थेरेपी क्या है, मैंने अपने मास्टर्स के सिलेबस में भी पढ़ी है, बैचलर्स में भी उस चीज को पढ़ा है, स्टिल आई कैन नॉट डू इट। अभी इस बारे में भी बात करेंगे कि एथिकली किसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, किसको थेरेपी देनी चाहिए, राइट। तो अगर आप मुझसे पूछोगे, किसी भी अपनी फैमिली वाले से पूछोगे, हम बोलेंगे अच्छा बहुत ईजी सी चीज है, मतलब पहले तो खाना बना के खा ले, आप बोलोगे नहीं आता, हम बोलेंगे अच्छा मैगी बना ले, वो तो सिंपल है, मैगी बना के खा ले, हम बस आपको इतना बोलेंगे, ठीक है। उससे आपको पता नहीं चला मैगी को कैसे बनाना है, क्या करना है, आप यहां से यहां तक नहीं गए, हमने सिर्फ एक सलाह दे दी है। दैट इज व्हाट पीपल थिंक कि काउंसलिंग ये है, बट ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, एक अच्छा थेरेपिस्ट क्या करेगा, वो आपको बोलेगा भाई अच्छा भूख लगी है, कुछ नहीं करना आपने, जस्ट पहले एक बर्तन उठाओ जिसमें आप पानी को गर्म कर सकते हो, पहले पानी गर्म करो, ठीक है, पानी गर्म हो गया, अब मैगी का मसाला उसमें डाल दो, मतलब जिस भी वे से आप बनाते हो ना। अब एग्जैक्टली ये भी इस बारे में बात करेंगे, हर साइकोलॉजिस्ट का मैगी बनाने का तरीका अलग होगा, वो आपको अलग तरीके से बनवाएगा। कोई साइकोलॉजिस्ट आपको बोलेगा अच्छा भाई पहले पैकेट निकाल ले मैगी का, कोई बोलेगा सीधा पहले बर्तन निकाल। ये सब हमारा आगे टॉपिक आएगा, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, बिहेवियरिस्ट वाला अलग तरीके से आपको मैगी बनाना सिखाएगा, बट हर कोई मैगी ही बनाना आपको सिखाएगा। साइकोडायनेमिक वाला भी मैगी बनवाएगा आपसे, पर मतलब आपको हीलिंग तक ही लेके जाएगा, मैगी बनवाने का मतलब, राइट, समझ पा रहे हो ना, मैगी बनाना मतलब हीलिंग तक लेके जाना। तो वो आपको सारी साइकोलॉजी जितने भी आप आगे पढ़ने वाले हो, कॉग्निटिव, बिहेवियरिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक, साइकोडायनेमिक वगैरह, कोई भी, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो सारे आपको यहां तक लेके जाएंगे, तरीका अलग है, रास्ता अलग है। यहां से आपने जाना इधर ही है, ये लेट से बिहेवियरिस्ट आपको इस तरीके से लेके जाएगा, कॉग्निटिव इस वे से लेके जाएगा, ह्यूमनिस्टिक इस वे से लेके जाएगा, और सिगमंड फ्रॉइड थोड़ा सा अलग ही है, तो वो कुछ इस तरीके से आपको लेके जाएगा, साइकोडायनेमिक अप्रोच, राइट। आप सब अप्रोचेस से पहुंचोगे हीलिंग पर ही, बट सबके तरीके अलग है, ठीक है। तो मुद्दा किस पे फोकस आपने करना था कि एक आम इंसान ने आपको सिंपली बोला भाई मैगी बना के खा ले, साइकोलॉजिस्ट ये नहीं करेगा, वो ये चीज को समझता है भाई, इतना हर किसी के पास कॉमन सेंस है। जैसे भाई ओवर थिंकिंग हो रही है, आगे से लोग क्या बोलते हैं, ओवर थिंकिंग मत कर, यार उसकी याद आ रही है, याद मत कर, है ना, किसी की भी हो सकती है। तो मतलब ऐसे नहीं रुका जाता है, माइंड हमारा ऐसे काम नहीं करता है। कोई मेमोरी है, यार मैं उस बारे में सोच के उदास हो रहा हूँ, उस बारे में मत सोच, ऐसा नहीं होता, वो आपको यहीं पे ही रख देता है, वो आपको आगे नहीं लेके जाता। बट जब आप उस प्रोसेस को, उस थेरेपी को, उस मैगी बनाने की प्रोसेस को स्टेप वाइज एक एक करके आगे चलते जाओगे, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, चाहे आप एग्जैक्टली सीधा मैगी आपकी बन नहीं जाएगी पहले दिन दूसरे दिन, बट आप एक स्टेप क्लोजर जा रहे हो मैगी बनने के। आपने पानी एटलीस्ट चढ़ा दिया, यहां पहुंच गए, पानी उबल गया, थोड़ा और आगे आ गए, मसाला घुल गया उसमें, थोड़ा मसाले का टेस्ट आ गया और आगे आ गए, मैगी का पैकेट डाल दिया, वो बन गई, फिर और आगे आ गए। तो इस तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक्चुअली मैगी बना रहे हो, और वो बन भी जाएगी। दिस इज थेरेपी। और नॉर्मल पर्सन की सलाह और थेरेपी में ये फर्क है, वो आपको बोलेगा मैगी बना के खा ले, थेरेपिस्ट प्रोसेस वाइज डिवाइड करके मैगी ही आपसे बनवाएगा, वो भी तो ओवर थिंकिंग को ठीक करेगा, बट एक स्टेप वाइज प्रोसेस। और इस तरीके से करते वक्त आप ऑब्वियसली आगे जाओगे, आप हीलिंग तक जाओगे, ये फॉर श्योर है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक लाइक एक मीनिंग, एक उसका डिफरेंस फ्रॉम द कॉमन सेंसिकल नोशन, जो आप लोगों को समझना जरूरी था। समझ आया, राइट। और मैगी को लेके मत बैठ जाना, वो जस्ट एक मेटाफर की तरह मैंने यूज किया है, आई होप वो आप क्लियर कर पाओगे। मैगी बनाना मतलब हीलिंग तक पहुंचना, और मैगी बनाने की जो प्रोसेस थी दैट इज थेरेपी, राइट, ठीक है। अब फर्दर पहले टॉपिक पे चलते हैं। बहुत ही छोटा सा ये हमारा चैप्टर है, इसमें कुछ बहुत मेजर ऐसा नहीं है कि जो हम समझेंगे, राइट, मतलब बहुत ही मेजर, बहुत ज़्यादा पार्ट की बहुत सारी थ्योरीज आपने लर्न करनी है चैप्टर 1 या 2 की तरह, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। और बल्कि जो बंदा जाना चाहता है आगे साइकोलॉजी फील्ड में, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला चैप्टर है, चैप्टर 4 से भी ज़्यादा, क्योंकि चैप्टर 4 मेनली उसके लिए ज़रूरी था जिसने क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना है। There is also the difference between a clinical psychologist and a counseling psychologist.
तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तक हर कोई नहीं पहुंच पाता है, हर कोई नहीं जाना चाहता है, बट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एटलीस्ट हर किसी का एम होता है जो भी साइकोलॉजी पढ़ रहा है, राइट। तो अब अपने नोट्स ओपन करो, एक बार फर्स्ट लाइन रीड करो, जो अभी हमने एक बेसिक आइडिया समझा है थेरेपी का, राइट, वहां से अब आप रिलेट कर सकते हो। सो साइकोथेरेपी is a voluntary relationship between the one seeking the treatment, और जिसे हम क्लाइंट बोल सकते हैं, and the one who treats, जिसे हम थेरेपिस्ट कहते हैं, राइट। तो what is psychotherapy? That is very easy to understand. It is simply एक वॉलेंटरी शब्द का मतलब क्या होता है? विलिंगली, एक अपनी इच्छा से बना हुआ रिलेशन जो दो लोगों के बीच में बना है, उसमें से एक जो पर्सन है दैट इज जिसको हेल्प चाहिए, और दूसरा वो इंसान है जो हेल्प करना जानता है और जो ट्रीट करना जानता है और जो ट्रीट कर रहा है, दैट इज थेरेपिस्ट। तो इसके डिफाइन बहुत सिंपल है, बट नाउ व्हाई वी यूज दिस टर्म की रिलेशनशिप, वॉलेंटरी रिलेशनशिप, बिकॉज जैसे अभी जो हमारा एक रिलेशन बिल्ड हुआ है, अभी से कुछ टाइम पहले जब तक आपने ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन नहीं करी थी, हम स्ट्रेंजर थे, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, अब एटलीस्ट वी नो ईच अदर अ लिटिल बिट, और ये एक फॉर्मल रिलेशन हमारे बीच में एस्टेब्लिश हुआ है, एक टीचर एक स्टूडेंट का रिलेशन। ऐसे ही एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है साइकोथेरेपी। ये जो यहां से यहां तक आप जा रहे हो, एक बहुत लंबी प्रोसेस है, इसमें लोग इसी तरीके की बातें शेयर करते हैं जो अपने बिल्कुल क्लोज्ड वन से भी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है हमारे दोस्त, कोई एक दोस्त, कोई खास दोस्त, या फिर मम्मी पापा से कई बच्चे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, राइट। तो वो बातें कई लोग शेयर करते हैं अपने थेरेपिस्ट से, जो इवन मम्मी पापा तो क्या, अपने बहुत अच्छे दोस्त से, अपने पार्टनर से भी कई बार शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें शेयर करने के लिए बहुत अच्छा रिलेशन होना जरूरी है। और ये रिलेशन, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कोई इमोशनल रिलेशन है, राइट। ये अब ये बहुत ट्रिकी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, और यस इट इज इमोशनल रिलेशनशिप, स्टिल प्रोफेशनल, क्योंकि इमोशन तो इतने ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं जितने शायद हम किसी से भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लोग रोज आते हैं थेरेपिस्ट से बात करते हुए, अगर एक अच्छा थेरेपिस्ट हो, राइट, और वो रोना भी अच्छा माना जाता है। तो इमोशनल रिलेशनशिप है, स्टिल एक लिमिट का, स्टिल प्रोफेशनल, राइट। तो अब अलग अलग थेरेपी अलग अलग तरीके के अपने कुछ रूल्स रखती है, अपने कुछ प्रिंसिपल रखती है, वही फर्दर बेसिकली इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। बट व्हाई वी यूज द टर्म रिलेशनशिप, वो जरूरी था समझना, राइट। मतलब बोलने का तरीका ही है। अब आपने डिफाइन करना हो ट्यूशन क्लास को, तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज अ ट्यूशन क्लास? एक वॉलेंटरी रिलेशनशिप ही तो है ना, जो एक ऐसे इंसान के बीच में, दो ऐसे इंसानों के बीच में बना है, जिसमें वन हु टीचेस और वन हु स्टडी, राइट। वही बात वहां लिखी है। और ये वॉलेंटरी मैं आपको जबरदस्ती पकड़ के तो नहीं लाया कि बैठो क्लास में, राइट। आप अपनी इच्छा से पढ़ने आए हो, मैं अपनी इच्छा से आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक वॉलेंटरी रिलेशनशिप है ये टीचिंग। ऐसे ही साइकोथेरेपी एक वॉलेंटरी रिलेशनशिप है बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट, जो ठीक करना जानता है, जो ठीक कर रहा है, और जिसने ठीक होना है, जिसको मदद चाहिए। क्लियर? ओके, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। दिस इज जस्ट द बेसिक आइडिया अभी तक, राइट। ये नहीं कर रहा ना ठंडा आज, इसे पकड़ लो, इसको करते रहना यार, थोड़ा बहुत है ना, पकड़ना है जरा, अगर चल जाए तो है, और करो ना इसे ठंडा, इसका एक बार सेल वेल निकाल के दोबारा डालो इसके। वहां बैठ जाओ, मतलब वहीं रख लो, अगर हो जाए देख लेना, मेरे से तो नहीं हो रहा। खैर, ठीक है, दैट इज थेरेपी। अब इस थेरेपी का एम क्या है? एनीवन, व्हाट इज द एम ऑफ साइकोथेरेपी? क्या हो सकता है एम? तो मैंने ही बोल दिया था, ठीक है। यस, ऑनलाइन, एनीवन, आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी द एम, द गोल ऑफ psychotherapy? To change the unwanted behavior. करेक्ट, टू चेंज द अनवांटेड बिहेवियर, रिस्पान, करेक्ट, जुबेर ठीक बोला आपने। अब एग्जैक्ट मतलब जैसे आप लोगों ने बोला ना, तो बहुत सारे इसके आंसर बन सकते हैं, हर किसी का अपना आंसर अलग हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर डेप्थ है, इसको समझना। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को चैप्टर 4 याद होगा, ठीक है। वो एजम्पशन के बाद अब ये बात बोलने वाला हूँ मैं, तो अपने टॉपिक रिवाइज कर लो चैप्टर 4 वाले। चैप्टर 4 में हम ऑलरेडी एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स अंडरलाइन एबनॉर्मेलिटी। उनमें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग फैक्टर बताए थे साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर, राइट।
सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से, सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से ये एबनॉर्मल बिहेवियर शायद किसी पास्ट ट्रॉमा से लिंक्ड हो, बचपन में चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शायद कुछ ऐसे हुए हो, राइट। खैर मतलब राइट, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला था कि कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर किसी को हो रहा है तो उसके पीछे रीजन होगा कि उसने बचपन में कुछ देखा है, कोई अनकॉन्शियस अनरिजॉल्व्ड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है उसके दिमाग में, उस वजह से उसे वो दिक्कत हो रही है, राइट। तो अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की थेरेपी को अप्लाई करें, उसके नोशन को माने, तो साइकोथेरेपी का क्या एम होगा, उसके अनकॉन्शियस, हमारे क्लाइंट के अनकॉन्शियस अनरिजॉल्व्ड, जो रिजॉल्व नहीं हो पाए अभी तक हमारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, उनको रिजॉल्व करना, उनको ठीक करना। दैट विल बी द एम ऑफ साइकोथेरेपी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। बिहेवियरिस्ट लोगों के हिसाब से क्या एम होगा, बिहेवियरिस्ट लोग क्या मानते थे, एनीवन? अभी अभी पेपर दिया है। बिहेवियरिस्ट लोगों के हिसाब से क्या मतलब किस वजह से होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? यस, करेक्ट, लर्निंग होती है, एक एग्जैक्ट टर्म था। श्रीनिधि? एनीवन? Behavior is learned and what is learned can be unlearned. हाँ ठीक है, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट, लाइक कॉज पूछ रहा था मैं। हाँ बोलो। वो हम सीख जाते हैं, करेक्ट, मतलब आपने पहले भी ठीक बोला था। तो बिहेवियरिस्ट लोगों ने सिंपल सी बात बोली है, जो भी कोई एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है वो लर्न कॉन्सेप्ट है, उसने वो चीज सीखी है। जैसे एक एबनॉर्मल बिहेवियर है कि एक बंदे को बंद जगहों से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्लस्ट्रोफोबिया का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज लाइक एबनॉर्मल बिहेवियर इटसेल्फ, राइट। बंद जगह है बहुत ज्यादा, वहां पे आम कोई और बंदा बैठा होगा, उसको डर नहीं लगेगा, बट जिसको क्लस्ट्रोफोबिया है उसको डर लगेगा, दैट इज ऑब्वियसली एबनॉर्मल बिहेवियर। तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर बिहेवियरिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से, बिहेवियरिज्म के हिसाब से क्यों उस बंदे के अंदर आया जिसको बंद जगहों से डर लगता है? क्योंकि उसने वो सीखा होगा कहीं से, शायद उसकी मम्मी को डर लगता होगा, शायद चाचा को डर लगता होगा, चाची को, पापा को, फूफा फूफी वटेवर, किसी को भी देख के उसने सीखा है बचपन से, धीरे धीरे उसके अंदर वो चीज इनकलकेट होती गई। छिपकली से डर लगता है, शायद बच्चे ने मम्मी को देख लिया होगा कि मम्मी छिपकली को देख के बेड पे चढ़ जाती है, डर जाती है, भाग जाती है, पापा शायद डर जाते हैं, है ना, बड़ा भाई है वो डर के इधर उधर भाग जाता है, तो बच्चे ने देखा। अब यहाँ पर रीइंफोर्सिंग उनके बहुत सारे प्रिंसिपल थे, मतलब ये सब आप पढ़ चुके हो, फिर मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ आपकी शक्लों से, है ना, कि अब शायद उसने देखा कि भाई उधर भाग के गया, तो मम्मी ने, बड़ा भाई राइट, वो भाग के गया छिपकली को देख के, मम्मी ने कहा हाँ बेटा इधर आ जा, हाँ ठीक है नीचे नहीं जाना। तो ये क्या है, उसे देखा रीइंफोर्समेंट हो गई, पॉजिटिव, उसको लगा अच्छा मतलब मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी छिपकली से डरूंगा, तो ये समथिंग, देयर समथिंग गुड, छिपकली से डरना ये अच्छी चीज है, क्योंकि मम्मी उस पर मुझे प्रेज कर रही थी बचपन से, उसकी वजह से धीरे 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 वो उस चीज को सीख गया, इनकलकेट कर गया। तो एबनॉर्मल बिहेवियर, कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर बिहेवियरिज्म के आइडियोलॉजी के हिसाब से लर्निंग की वजह से आपके अंदर आया। तो एम क्या होगा साइकोथेरेपी का, कि अभी आपको छिपकली से डर लगता है, आपने वो फॉल्टी बिहेवियर को लर्न करा हुआ है, तो उस फॉल्टी बिहेवियर को अनलर्न करवा के नया बिहेवियर आपके लिए हम पैदा कर देंगे, दैट इज हीलिंग फॉर दैट पर्सन। तो बिहेवियरिज्म के हिसाब से साइकोथेरेपी का एम क्या हो सकता है, फॉल्टी बिहेवियर चेंज करके हेल्दी बिहेवियर प्रोड्यूस कर देना, मालएडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करके अच्छा बिहेवियर, हेल्दी बिहेवियर एक बंदे के अंदर इनकलकेट कर देना। साइकोडायनेमिक के हिसाब से उसके अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक करके उसके सामने लाकर उसको रिजॉल्व करवा देना। कॉग्निटिव थेरेपी, मतलब कॉग्निटिव एक और अप्रोच है, उनके हिसाब से क्या था, ये सब जो मैं बोल रहा हूं फालतू नहीं बोल रहा हूं, एमी पुराना चैप्टर को लिंक नहीं कर रहा हूं, आगे पूरा पूरा इसका लिंक है, पूरी थेरेपी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जब कभी इंटर्नशिप की क्लासेस ली हैं, आज से कुछ टाइम पहले हम इंटर्नशिप करवाया करते थे कुछ साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर, तो मैंने अपने से कई बड़े एज के लोगों को भी टीच किया है, जैसे जो एमफिल का कोई एंट्रेंस दे रही थी, राइट, वैसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता था कि मैं इन्हें कैसे पढ़ा सकता हूं, बट दैट वाज द बेसिक टॉपिक, राइट। साइकोथेरेपी, इनका एम क्या होता है, थेरेपी कैसे वर्क करती है, तो ये बेसिक टॉपिक्स जब मतलब आपकी एमए में भी सेम ही है, तो उसको कम मत समझना। जो एटलीस्ट साइकोलॉजी में आगे जाना चाहता है, जो चीज यहां लिखी है ना एनसीईआरटी में, यही मास्टर्स वाले भी पढ़ रहे हैं, यही बीए वाले भी पढ़ रहे हैं, इवन जो एमफिल की एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है वो भी सेम इसी चीज को पढ़ रहा है, बस थोड़ा सा और एलैबोरेटेड वे में। तो
इसको ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को, ठीक है। अब कॉग्निटिव थेरेपी वाला क्या बोलता था, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, कॉग्निटिव जो लोग मानते हैं वो मानते थे सफरिंग होती है इररेशनल बिलीफ्स की वजह से। सिंपल, आपके अंदर कोई इररेशनल बिलीफ है, आप ये सोच रहे हो एवरीवन शुड लव यू, उस वजह से आप सफर कर रहे हो। यू हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि आपके दोस्तों को हर बार आपकी चिंता होनी चाहिए, आपके पेरेंट को हर नीड आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। वो एक बिलीफ है इररेशनल कि आपकी हर डिमांड हर नीड पूरी होनी ही चाहिए, जब मन में आई उसी टाइम पूरी होनी चाहिए। ये एक इररेशनल थॉट है। ये सिचुएशन की वजह से आपको सफरिंग नहीं हो रही है, आपको उस थॉट की वजह से, उस एक्सपेक्टेशन की वजह से सफरिंग हो रही है। तो उसको बदल के, इररेशनल थॉट को बदल के रैशनल में चेंज करना, दिस विल बी द एम ऑफ साइकोथेरेपी अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव अप्रोच। तो ऐसे आप जितने बच्ची एम अपने हिसाब से बना सकते हो। ये थे ब्रॉड एम, जो टेक्निकल एम्स हैं, राइट। इररेशनल को रैशनल में बदलना, इररेशनल थॉट को रैशनल में चेंज करना, मालएडेप्टिव बिहेवियर को हेल्दी बिहेवियर में चेंज करना, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को कॉन्शियस में लाना, उसको रिजॉल्व करवाने की कोशिश करना, एटसेट्रा। एंड देन कुछ छोटे मोटे एम, जैसे आपने क्या बोला था, ट्रॉमा से बाहर निकालना, बिल्कुल एम है, बिल्कुल नंबर मिलेंगे लिखोगे तो, ठीक है। ट्रॉमा से बाहर निकालना, स्ट्रेस को ठीक करना, कोई बुरी आदत है, बुरी आदत को हटा के हीलिंग तक आना, नई आदत अपने अंदर डेवलप करना। कोई एक रिलेशनशिप इशू में फील कर रहा है, वो रिलेशनशिप से ओवरकम नहीं कर पा रहा, ब्रेकअप से ओवरकम नहीं कर पा रहा, उस ब्रेकअप से उभरना, whatever can be the aim of psychotherapy according to the demands of our client। तो ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। हो सकता है आपकी क्लास टीचर आपको बोले कि आपने एनसीईआरटी में ही रटना है, एज इट इज यही लाइन रीड करनी है, बट सीबीएसई में ये चीज इनवैलिड हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली एनसीईआरटी वाले पॉइंट, कुछ पॉइंट है आपकी बुक में जो यहाँ पर मेंशन है, 10-12 पॉइंट्स हैं, जरूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंटर्स को पढ़ना है, अभी आ रहे हैं उस पर भी, ठीक है। जरूरी नहीं है आपने उन्हीं को एज इट इज याद करना है, कोई 3-4 उसमें से याद कर लो, बाकी अपने मन से बना के आप लिख सकते हो, बशर्ते आपके पास कॉमन सेंस है, ठीक है। स्ट्रेस से उभरना, कोई बुरी आदत को ठीक करना, कोई भी, मतलब अच्छा आप बेसिक भी लिख सकते हो, जो भी पर्सन का इशू है उसको सॉल्व करवाना, या अपने क्लाइंट को बेटर फील करवाना, एटसेट्रा। दैट कैन बी द एम ऑफ साइकोथेरेपी। सेल्फ कॉन्सेप्ट ह्यूमनिज्म पे चले जाएं तो और आ जाएंगे ना, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचाना हमारे क्लाइंट को, उसकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, एटसेट्रा। So these can be the aim of psychotherapy and there can be many more, जो शायद मेरे दिमाग में नहीं है, आपके दिमाग में आ सकते हैं, ठीक है। वो भी साइकोथेरेपी के एम हो सकते हैं। तो अब इसे आगे पढ़ो। It aims at changing maladaptive behavior, maladaptive behavior को चेंज करने पर एम करती है साइकोथेरेपी। एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोला है, इसके अलावा बहुत सारे और भी आप लिख सकते हो। टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना, जिसका अंदर का एग्जांपल आ जाएगा जो जुबैर ने बोला, उसके ट्रॉमा से उसको बाहर निकालना, एटसेट्रा और एटसेट्रा, मतलब जो भी आप सोचो। अभी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो और बेटर समझ आएगा, ठीक है। इसके बाद देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोथेरेपी। अब इसके बाद अगला एक छोटा सा टॉपिक है, ये पूरा एनसीईआरटी का एक ही पैराग्राफ है, इसलिए एक बार सारा कुछ थोड़ा बेस क्लियर कर रहा हूं, देन एनसीईआरटी पे चलेंगे। सो देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोथेरेपी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स है साइकोथेरेपी के, बाकी दोनों आप अपने आप समझ जाओगे, पहले वाला बस समझना है। तो पहले बाकी इजी वाले समझ लेते हैं। सिर्फ ट्रेंड इंसान साइकोथेरेपी को प्रैक्टिस कर सकता है। एंड व्हेन वी से ट्रेंड, ट्रेंड का क्या मतलब होता है, कोई भी पर्सन को हम ट्रेंड नहीं बोलते, राइट। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप मान रहे हो कि किसी बंदे ने एमए कंप्लीट कर ली, अगर आप साइकोलॉजी फील्ड में जैसे घुसते हो, है ना, और आप उसको सर्च करोगे गूगल वगैरह पे, तो आपको दिखाएगा मिनिमम क्राइटेरिया टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहने के लिए, काउंसलर कहने के लिए, एटलीस्ट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, दैट इज जस्ट मास्टर्स इन साइकोलॉजी। तो क्या मास्टर्स इन साइकोलॉजी होते ही आपको थेरेपिस्ट बन जाना चाहिए, आपको किसी को ट्रीट करने लग जाना चाहिए? ऐसा नहीं है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यू आर हैंडलिंग अ पर्सन, लिटरली अ पर्सन, कोई मशीन नहीं है कि अपनी जॉब खत्म हो, मतलब सॉरी, जॉब का क्राइटेरिया आपका पूरा हो गया, डिग्री मिल गई, तो अब आप चले जाओगे उसको काम करने। यू आर हैंडलिंग अ पर्सन। हो सकता है कोई सुसाइडल हो, कैसे डील करोगे, क्या बोलोगे? आपकी वजह से ऐसा अगर कुछ गलत हो गया तो अपने आप को कैसे उस गिल्ट से बाहर ला पाओगे, या ला पाओगे भी या नहीं, राइट। तो ये सब चीजें अनएथिकल हैं, ऐसे काम करना। इवन मैं तो कह रहा हूं डिग्री के बाद भी, बट इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जो बैचलर्स करने के बाद भी इस मोमेंट अभी साइकोथेरेपी शायद दे रहे होंगे। बैचलर्स तो छोड़ो, कई ऐसे भी लोग हैं वो जो यूडेमी वगैरह पे होता है ना, 499 में कोर्स,
कि बी अ साइकोलॉजिस्ट, पहली बात तो उनको पकड़ना चाहिए, बट यही दिक्कत है, हमारी ये नया सब्जेक्ट है, सिर्फ 200 साल पुराना लगभग ये हमारा सब्जेक्ट है, अभी इस पर कोई रूल रेगुलेशन बने ही नहीं है। आप इस चैप्टर में अभी लास्ट टॉपिक एक पढ़ोगे, दैट इज एथिक्स। एक टॉपिक यहाँ पर है एथिक्स ऑफ इन साइकोथेरेपी। सो देर आर जस्ट एथिक्स, रूल्स नहीं है कि ये करना ही है। एथिक और रूल में, नॉर्म और रूल में यही फर्क होता है। रूल इज समथिंग लेजिटिमेट, उसमें लीगैलिटी होती है, ये जस्ट मॉरलिश बातें हैं, ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए, और कितने ही लोग इन बातों को मानते हैं, वी ऑलरेडी नो, राइट। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बैचलर्स खत्म करने पर ही बीए साइकोलॉजी कर ली, बीए अप्लाइड साइकोलॉजी कर ली, डीयू से कर ली, वो डीयू का नाम चमका के जी हम तो थेरेपिस्ट बन गए, है ना। उसके बाद कोई भी एक कोर्स ले लिया, आजकल वो बड़ा चल रही है इंटरनेशनली अक्रेडिटेड, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएंगी कि इंटरनेशनली अक्रेडिटेड सर्टिफिकेट, वो 10,000 रुपये महीने में वो मिलता है, महीना बोल रहा हूँ, पर एनम साल का 10,000 दे दो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेप देते हैं, और उसका कोई भी लाइक बेस नहीं है, ओपनली इस बात को बोल रहा हूँ मैं। ऐसे कहीं भी अगर आपको दिखें कि अक्रेडिटेड कोर्स है हमारा, इंटरनेशनली अक्रेडिटेड, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइकोलॉजिस्ट, ऐसा कुछ बनाया हुआ है, सब फेक है। बट ये अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए लोग कर रहे हैं, और कई लोग उनमें आके वो कोर्सेज लेके एक महीने में उनके, वो भी रिकॉर्डेड कोर्स होते हैं, कई तो लाइव भी नहीं होते, वो सुन के अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बना के आज भी थेरेपी ले रहे हैं। तो आपको कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी जो बुक में अलग हैं और रियलिटी में अलग है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आप उसे शायद चेंज कर सकते हो। तो थेरेपी सिर्फ ट्रेंड लोगों को ही देनी चाहिए। शायद इसी वजह से जो ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं, थेरेपी के बारे में मिथ्स और ज्यादा प्रमोट होते हैं। एक मैंने पोस्ट देखा था, लिटरली एक मेल साइकोलॉजिस्ट था, उसने लिखा हुआ था फ्री थेरेपी फॉर गर्ल्स, सीसीडी में होगी, मतलब हमारा सेशन, कैफे कॉफी डे में सेशन होगा, फ्री थेरेपी फॉर गर्ल्स, और ऊपर से मतलब मुद्दे की बात तो ये थी और गलत कि पैसे भी लड़कियों के ले रहा था वो कॉफी भी उन्हीं के पैसे से पिएगा। तो वो ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट नहीं था, उसने ऐसा ही कोई अक्रेडिटेड कोर्स किया था, पर उससे इमेज किसकी खराब हुई? असली जो साइकोलॉजिस्ट है, जो इतने टाइम से मेहनत कर रहा है बेचारा, और साइकोलॉजी छोटी चीज नहीं है, एक साइकोलॉजिस्ट अगर आप बनना चाहते हो ना पूरा ढंग से, तो कम से कम 7 साल लगते हैं आपको, मिनिमम 7 साल है जो आपको चाहिए इसमें। इसके बाद भी अगर क्लिनिकल में जाना है तो और ज्यादा, फिर पीएचडी करनी है तो और ज्यादा। तो जो बेचारा इतनी मेहनत करके बन रहा है, सही में वो प्रोसेस आपको सिखा रहा है, भाई मैगी ऐसे बनानी है, छोटी चीज नहीं है जो मैंने बोली। बंदे को पता भी नहीं चलता कि हम मैगी बना रहे हैं, मैगी बन जाती है, मतलब पता भी नहीं चलता कि हम ठीक हो रहे हैं, वो सही में ठीक हो जाता है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी खत्म करने के उस पे थे कि बस कूद जाएंगे, और वहां से बहुत अच्छी लाइफ पे दोबारा वापस आ गए। ये काम करता है एक थेरेपिस्ट, तो छोटी चीज नहीं है वो, छोटी बात नहीं है। ऐसे ऐसे करियर को ये लोग खराब करते हैं। तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक, एक फीचर है साइकोथेरेपी का जो मानना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली हम ही लोग हैं जो नहीं मानते हैं, राइट, कि सिर्फ ट्रेंड लोगों को करनी चाहिए। मैं इवन ये भी चीज गलत मानता हूँ, कई स्कूल्स में, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी स्कूल में पढ़ाऊं, और क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो कई टीचर क्या करते हैं, आ बच्चे तेरी थेरेपी मैं कर दूंगा। वो स्कूल वाले भी टीचरों को वो डिफरेंस होता है, साइकोलॉजी टीचर और साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस है। उसने ट्रेनिंग ली है या नहीं ली, उसमें डिफरेंस है। सिर्फ एमए कर ली का मतलब ये नहीं है कि यू आर अ थेरेपिस्ट, यू कैन ट्रीट अ पर्सन, यू कैन हैंडल अ पर्सन, उसके इमोशन। मशीन से ज्यादा खतरनाक है कि इंसान, उसके इमोशन, राइट। तो कई मेरे मतलब काफी सारे एक्सपीरियंसेस है, टीचर खुद ही बोलते हैं बच्चों को कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, आओ भाई मैं आपकी थेरेपी देता हूँ, आपसे बात करते हैं। कई बार वो ट्रिगरिंग हो जाता है, किसी कोई कुछ भी कर सकता है उससे, राइट। खैर, ओनली ट्रेंड पर्सन कैन प्रैक्टिस साइकोथेरेपी। ट्रेंड का मतलब है डिग्री भी होनी चाहिए, पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिग्री भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस हो, डिग्री भी जरूरी है, उसके साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सुपरविजन बोलते हैं उसे। मास्टर्स कंप्लीट कर लो अपनी, उसके बाद एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के अंदर सुपरविजन लो, कम से कम आधा साल 1 साल, उसको देखो वो कैसे कर रहा है, फिर वो आपको सिखाएगा। आप क्लाइंट को हैंडल करोगे, बट उस साइकोलॉजिस्ट की निगरानी में। इसे बोलते हैं सुपरविजन। ये बहुत नीडेड प्रोसेस है, जो कई लोग इसे स्किप कर देते हैं, राइट। सो सिर्फ ट्रेंड इंसान को ही ये करना चाहिए। यस नाव्या बोलो। Sir, I wanted to ask that psychologists can give therapies or not? साइकोलॉजिस्ट ऑब्वियसली कैन गिव थेरेपी। No, साइकोलॉजिस्ट I mean like जो काउंसलर है, जैसे स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, तो क्या वो लोग थेरेपीज दे सकते हैं स्टूडेंट्स को कि नहीं?
स्कूल में जो काउंसलर हैं वो स्टूडेंट जो काउंसलर हैं ऑब्वियसली वो थेरेपी दे सकते हैं. सो नाव्या ने एक क्वेश्चन पूछा था, यही इशू है यार, ये मैं ठीक करवाऊंगा, आपको सुनना चाहिए जो ऑनलाइन से भी आवाज आती है. खैर नेक्स्ट क्लास से होगा, ठीक है. तो अभी नाव्या ने क्वेश्चन पूछा है स्कूल में काउंसलर जो है क्या वो थेरेपी दे सकते हैं. ऑब्वियसली काउंसलर दे सकते हैं, उनकी पोस्ट ही काउंसलर की है ना यार. पर अब ये डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके से अपॉइंट किया है. वो काउंसलर मतलब यही तो पॉइंट है. आप समझोगे इस फील्ड में, धीरे धीरे जब आगे जाओगे ना आपको समझ आएगा. कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने खुद भी ट्रेनिंग मतलब बेसिक उसके क्लियर करे हैं. वो 1 महीने में एनसीईआरटी अपनी क्लियर करके, बीटेक का कोई बंदा है वो सिर्फ एमए साइकोलॉजी की डिग्री लेके अपने आप को एक थेरेपिस्ट बोल देता है. और साइकोलॉजी फील्ड में अनफॉर्चुनेटली ये भी चीज़ है, आपके पास 11th-12th में भी साइकोलॉजी थी या नहीं थी जरूरी नहीं है. बैचलर्स में साइकोलॉजी थी या नहीं थी ये भी सही जरूरी नहीं है. एक इंसान सीधा एमए साइकोलॉजी में कर सकता है चाहे किसी भी फील्ड का हो. ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारी फील्ड के बारे में, बट क्या कर सकते हैं, ये है राइट. तो ऑब्वियसली वो थेरेपी आपको दे सकता है अगर उसने सुपरविजन ली है. अब ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है राइट, आप किस तरीके से एक पर्सन को हायर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. तो अगर उसने सुपरविजन ली है, अगर उसके पास डिग्री है, इनफ मास्टर्स की डिग्री है, अब टेक्निकली तो सिर्फ मास्टर ही चाहिए है ना, तो अगर उसके पास मास्टर्स की डिग्री है कंप्लीटेड, देन वो सुपरविजन लेके बैठा है, कम से कम 1 साल की उसने ट्रेनिंग करी है, तो बिल्कुल हाँ वो थेरेपी ले सकता है, स्टूडेंट की थेरेपी कर सकता है. बट एक डिसऑर्डर के साथ पर्सन को हैंडल करना, ये भी एक टॉपिक आएगा अभी आगे, इस पे भी बात करेंगे. धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. एक डिसऑर्डर अगर किसी बंदे को है उसको हैंडल करना वो एक काउंसलर का काम नहीं है, वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम है. इवन किसी को बोलना कि हाँ भाई तू डिप्रेस्ड है, हाँ भाई तेरे को एंजाइटी है, ये काम भी एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता है मॉरली, है ना. वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का डोमेन है, उसका वर्क डोमेन है. खैर, तो सिर्फ ट्रेंड इंसान उसे कर सकता है. अब इट इन्वॉल्व्स अ थेरेपिस्ट एंड अ क्लाइंट. ये बहुत ही फनी सा एक पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी ने. इट इन्वॉल्व्स अ थेरेपिस्ट एंड अ क्लाइंट हु सीक्स रिसीव्स हेल्प. मतलब ये कम से कम ये बात हो गई कि मैगी बनाने के लिए आपको मैगी चाहिए, बस. इसमें क्या समझाऊं, है ना. थेरेपी एक प्रोसेस है जिसमें एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट होता है, सिंपल राइट. तो मैगी बनाने के लिए आपको मैगी का मसाला और मैगी दोनों चीजें चाहिए, ये तो सिंपल है. अब मेन बात, जो एक मेन टॉपिक है, इसका एक फीचर है, दैट इज सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स. इसका क्या मतलब है कि क्या लाइन है एक बार इसे देख लो. सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल. ये जो रास्ते हमने बनाए थे, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये थे कॉग्निटिव थेरेपिस्ट. अगर कोई थेरेपिस्ट कॉग्निटिव थेरेपी आपको बोलता है भाई मैं सीबीटी करूंगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करूंगा, अगर कोई बोलता है मैं कॉग्निटिव अप्रोच से आपको ठीक करूंगा, अगर कोई बोलता है मैं साइकोडायनामिक अप्रोच से आपको ठीक करूंगा, हर अप्रोच के अपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मतलब बेसिक कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जो वो फॉलो करेगा. यही प्रिंसिपल, यही पॉइंट एक नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस को, सजेशन देने वाली प्रोसेस को थेरेपी से अलग करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स? कि कॉग्निटिव थेरेपिस्ट जो होगा उसके अपने कुछ प्रिंसिपल हैं भाई. वो आपको सीधा बैठते ही पास नहीं पूछेगा. सिगमंड फ्रॉइड के पास अगर आप जाओगे तो ये बंदा साल चलाता था फ्रॉइड अपनी थेरेपी. एक बंदे को पकड़ लिया, वो साल भर इसका पेशेंट रहता था. पहले आ भाई बैठ, आराम से रिलैक्स हो, जो मन में आ रहा है वो बोल. दैट इज फ्री एसोसिएशन. मतलब ये सब ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा इसका, अब आपके सिलेबस में ये पार्ट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत पार्ट है भी. तो मतलब 3 बेसिक टर्म है. ये कैसे थेरेपी करता है? फ्री एसोसिएशन का यूज करता है, ड्रीम एनालिसिस का यूज करता है, एनालिसिस ऑफ एरर्स वगैरह, इन सब चीजों का यूज करता है. तो ये इसका वे है ठीक करने का, राइट. मतलब ये आपको मैगी बनाने के लिए पहले बोलेगा भाई पहले मैगी का पैकेट ही चाहिए, पहले पानी गर्म नहीं करना है, पहले पैकेट ढूंढ, फिर उसके बाद पानी को पहले गर्म होने दे. शायद ये सीधा पहले पानी गर्म करवा दे, पहले पैकेट ना खुलवाए आपसे. शायद बिहेवियरिज्म वाला मैगी को तोड़ के डलवाएगा आपको, और ह्यूमनिस्टिक वाला बोलेगा नहीं एज इट इज मैगी डाल दो पानी में, राइट. मतलब कुछ अलग तरीके हैं भाई इनके. हर थेरेपी के अपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अपने अपने कुछ वेज हैं, अपनी प्रोसेस ही उनकी अलग है, अपने रूल्स हैं जिसकी सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होती है. कोई भी अपने मन से कुछ नहीं कर रहा था. एक थेरेपिस्ट ऐसा नहीं है कि आपकी बात उसने सुनी, उसके मन में जो आया अपने सजेशन आपको नहीं दे रहा. फॉर एग्जाम्पल एक लड़की एक थेरेपिस्ट के पास जाती है
और उसको रिलेशनशिप में कोई इशू फील हो रहा है, ठीक है, एक लेट से कपल की हम बात कर रहे हैं, एक लेडी है जिसको अपने हस्बैंड से कुछ इशू फील हो रहे हैं अपने रिलेशन में, तो वो थेरेपिस्ट, हालांकि अब अगेन इंडिया में ऐसा होता है, कई थेरेपिस्ट अपने आप को अथॉरिटी समझते हैं और उसे बोलते हैं भाई तलाक दे दे इसे, गंदा बंदा है। ये आपने नहीं करना है, आप किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर, या जोड़ने के लिए भी नहीं बैठे। अब इसको गलत मत ले जाना, ऐसा नहीं है कि थेरेपिस्ट प्रमोट नहीं कर सकता, अगर नीड है वो कर सकता है, पर आपने किसी की थिंकिंग को मोल्ड नहीं करना होता, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी भी तरीके से। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप अपने थॉट्स को उस पर रखो, कि लेट से वो जो थेरेपिस्ट है ना, उस थेरेपिस्ट को लगता है कि ये सारे बंदे ऐसे होते हैं, ये उसी की गलती होगी, तेरे पति की गलती होगी, बहन तू तो ठीक है, ये वाली चीज नहीं कर सकता थेरेपिस्ट, ठीक है। उसको अपने थॉट उस पर नहीं रखने हैं, तो वो कैसे हो पाएगा, क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करता है, एक थेरेपिस्ट एक प्रोसेस फॉलो करता है, उसे पता है कि कॉग्निटिव वाले का मेन एम है भाई ये जो मर्जी फालतू बोल रहा है, मतलब फालतू नहीं बोल रहा, पर इनके मन में चल रहा होता है मैंने अपनी पॉइंट पकड़ ले। ये बोल रहा है अच्छा भाई मेरी इतने बच्चे हैं, मेरा पति ये करता है, वो वहां पे जॉब करने जाता है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट आपकी बात ध्यान से सुनेगा। बट जहां उसने बोला मुझे ऐसा लगता है कि ये ना मेरा पति भाई मुझ पर ध्यान नहीं देता, बच्चों को ज्यादा प्यार करता है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ, राइट। अगर एक लेडी ने ऐसा बोला, काइंड ऑफ अगर ऐसा कुछ बोला, साइकोलॉजिस्ट उस पॉइंट को पकड़ेगा। अगर एक बच्चे की तरफ से बात कर रहे हैं, बच्चा बोल रहा है यार मेरे मम्मी पापा मुझे ध्यान नहीं देते हैं, मम्मी पापा ने ये नहीं किया वो नहीं किया, जहां उसने बोला लगता है, जहां जहां उसे कॉग्निशन पता चलेगी कि इसकी ये कॉग्निशन है, ये थॉट है, कॉग्निटिव वाला सीधा उसको पकड़ेगा। साइकोडायनामिक वाला ये चिल था, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी थेरेपी थी, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ये तो मतलब चिल था, भाई बोल तू जो मर्जी बोलना बोल। वो 10-10 15-15 सेशन बंदे से सिर्फ फ्रॉइड बैठ के सुनता था उसकी बातें, जो मन में रहा बोल, जो मर्जी, सेंटेंस नहीं भी बन रहा, चाय बोतल पति बच्चे साइकोलॉजी बुक पेंसिल कुछ भी, दैट इज लिटरली दैट वाज फ्री एसोसिएशन, जो मन में आ रहा है वो बोलो। कितने सेशन वो सुनता था, तो मतलब वो उसका तरीका है, वो बंदे का अपना अपना तरीका है। वो कहता था भाई मुझे अपने सपने बता, अच्छा लास्ट 5 सपने कौन से आए तेरे को, एक्सप्लेन कर। वो बेचारे का आधा दिन आधी थेरेपी उसी में निकल जाती थी अपने सपने बताने में, तो वो देन ड्रीम्स को एनालाइज करता था, राइट। तो मतलब ये इसका तरीका है, वो उसका तरीका है। बिहेवियरिज्म वाला अपना बात करेगा, बिहेवियरिज्म वाले को किसी चीज से लेना देना नहीं है, पास्ट में क्या हुआ, कॉग्निशन में क्या है, वो बोलेगा भाई बिहेवियर क्या है, दिक्कत क्या है। अच्छा दिक्कत ये है कि आपको लेट्स से एक माँ अपने बच्चे को लेके गई है थेरेपिस्ट के पास, वो बोल रही है भाई ये रात का खाना नहीं खाता है, तो वो सिर्फ बिहेवियर देखेगा, ये नहीं कि उसके पीछे बच्चा क्या सोचता है। अच्छा बच्चे के पापा नहीं खाते थे, बच्चे ने बचपन में ये देख लिया, रात को अब से उससे खाया नहीं जा रहा है, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ देखा अच्छा बच्चा रात को खाना नहीं खा रहा ना, ठीक है इसको बदल देंगे। उसके कुछ प्रोसेस है, उसके अपने कुछ प्रिंसिपल हैं। ये चीज अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे, जब आगे मेजर पार्ट इस चैप्टर का यही है, थेरेपीज, बिहेवियरल थेरेपी एग्जैक्टली कैसे होती है, एग्जैक्टली कैसे एक थेरेपिस्ट आपको ट्रीट करता है, ये अप्रोच लगा के सब कुछ इस चैप्टर में आपको समझ आने वाला है, ठीक है। तो हाँ मतलब ये मतलब है सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स का। हर थेरेपी के अपने कुछ रूल्स हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन रूल्स उन प्रिंसिपल्स को वो थेरेपी को जो भी फॉलो करता है, जो भी थेरेपिस्ट है जो उसको मानता है, वो उसको अप्लाई करता है, कुछ भी अपने मन से नहीं करता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ढंग से समझ आ गई। अब ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता है, ठीक है, तो टॉपिक के लिए समझना नीडेड है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया इंटर्नशिप के लिए काफी साइकोलॉजिस्ट से मैंने बात करी है। असल में क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनको ये सब रास्ते पता होते हैं, ठीक है। लेट्स से अब कल को मैं एक थेरेपिस्ट बनूंगा, हालांकि मैं नहीं बनूंगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है थेरेपिस्ट बनने में, बट लेट्स से अगर मैं बनता हूं तो मैं क्या करूंगा, मुझे बिहेवियरिज्म भी पता है, पढ़ा तो है ही ना, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, मुझे सारे रास्ते पता है, मैं सब पे गया हूं, तो मैं एक अपना अलग ही रास्ता बना लूंगा। ये किक होती है साइकोलॉजिस्ट को, और हमें कोई रोकने वाला नहीं है, और ये कर भी सकते हैं हम, कुछ दिक्कत नहीं इसमें। तो असल में ये होता है, बट बुक ने आपको ये चीज नहीं बताई है, तो इसलिए मैंने पहले पूछा, वो बात समझ आ गई ना, आपने वहीं तक ही रुकना है। बट रियल लाइफ का बता रहा हूँ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये एक्सपेक्टेशन लेके अब मत चले जाना किसी थेरेपिस्ट के पास कल को और आप बोलो नहीं भाई हमने तो पढ़ा था सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, तू तो साइकोडायनामिक वाला है, ऐसे कैसे पूछ रहा है मेरे को बिहेवियर का, मेरा अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट ठीक कर। ऐसा नहीं है, हर किसी थेरेपिस्ट का अपना तरीका होता है, वो सबको क्लब करके ही प्रैक्टिस करता है। लिटरली समझो ना, डॉक्टर सीमा शर्मा बहुत ही ट्रेंड, बहुत ही अच्छी थेरेपिस्ट हैं, ठीक है, द्वारका में ही प्रैक्टिस करती हैं।
यंग इंडिया साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन नाम से लाइक मतलब उनका पूरा सेटअप है। बहुत अच्छी, बहुत ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, इवन APA से एक्रेडिटेड वो साइकोलॉजिस्ट हैं। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, नॉट साइकेट्रिक, अमेरिकन साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन, तो उनसे वो लाइक अफिलिएटेड हैं। अब उनको प्रैक्टिस करते करते ही लाइक 17-18 साल हो गए। वो तो तब मतलब सारे उनका सुपरविजन वाले ईयर जोड़ लो तो लाइक 20 साल से ज्यादा उन्हें हो गया है प्रैक्टिस करते हुए। क्या आपको लग रहा है 20 साल बाद एक साइकोलॉजिस्ट को एग्जैक्टली याद रहेगा कि कॉग्निटिव थेरेपी का मेन एम ये था भाई, ये इस बंदे ने दी थी? नहीं, थ्योरी एग्जैक्टली याद नहीं रहती है, बट इसका मतलब ये नहीं है वो अच्छी थेरेपिस्ट नहीं है, वो बहुत अच्छी थेरेपिस्ट है, बट एक थ्योरी आपको याद नहीं रहती है। जब आप प्रैक्टिकल हो जाते हो ना तब आप चीजों को समझने लग जाते हो। तो इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, लीक के फकीर नहीं होता कोई कि एक ही लीक पे चलेगा ना, मतलब एक कहने का तरीका है कि एक ही लाइन बन गई उस पर चलेंगे। हम अपनी बनाते हैं, अपना वे बनाते हैं सबको समझ के, ठीक है। बट इन बुकिश टर्म आपने यही याद रखना है कि सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल यहां पर होता है। सो दीज आर सम फीचर। लास्ट फीचर साइकोथेरेपी का है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। थोड़ा सा क्लास हो सकता है स्ट्रेच हो, ठीक है, बट थोड़ा सा वेट कर लेना। तो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप अब क्या होता है, लास्ट पॉइंट है हमारा, कि साइकोथेरेपी में एक रिलेशन बनता है। एंड व्हाट इज साइको थेरेपी, वही हमारा मतलब जो साइकोथेरेपी है वही थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का एक और नाम है दैट इज थेरेप्यूटिक अलायंस। थेरेप्यूटिक अलायंस मतलब थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, और थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप मतलब जो एक क्लाइंट और एक साइकोलॉजिस्ट के बीच में रिश्ता बना है, रिलेशन बना है। ये एक स्पेशलाइज्ड तरीके का रिलेशन है, ये पढ़ो। इट इज ए स्पेशलाइज्ड स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट नोन एज थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। मतलब एक स्पेशल तरीके का रिलेशन जो एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट के बीच में बनता है। इसके अपने अलग फीचर हैं। ये थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप फीचर है साइकोथेरेपी का, और इस थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के फर्दर कुछ फीचर्स जो समझने जरूरी हैं, वरना ऐसी हरकतें होती हैं जो रियल लाइफ में बहुत सारी हुई हैं। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपना किस्सा शेयर किया था, मोनिका शर्मा नाम है उन साइकोलॉजिस्ट का, वो वसंत कुंज में प्रैक्टिस करती हैं दिल्ली में। तो उन्होंने एक अपना स्टोरी बताई थी मुझे। एक क्लाइंट से वो डील कर रही थी, और मतलब बहुत अच्छी सीनियर साइकोलॉजिस्ट है वो। हो सकता है आप उन्होंने किसी न्यूज़ डिबेट में भी देखा हो, मतलब बहुत अच्छी लेवल पे वो साइकोलॉजिस्ट हैं। और उनके किसी क्लाइंट ने, मतलब एक बहुत पुराना क्लाइंट था उनका, सेशन चलते वक्त सडनली उनसे पूछ लिया, मतलब नीचे ऐसे घुटनों पे बैठ के नहीं, बट स्टिल, विल यू मैरी मी? और वो ऑलरेडी मैरिड, मतलब ऑलरेडी मैरिड क्या यार, ना भी हो, है ना, तो ये हरकतें नहीं करनी होती हैं। अब वो क्लाइंट भी डिसेंट बंदा था, है ना, वो क्लाइंट मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एवं आवारागर्द कोई है, मतलब बहुत ही जाना माना है पर्सन, मतलब अच्छा खासा वो एक पर्सनैलिटी थी। स्टिल उन्होंने ये काम करा जो कि गलत था। उसी मोमेंट वो थेरेपी डिसमिस हो गई। अभी आगे आप पॉइंट पढ़ोगे कि थेरेपिस्ट को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना चाहिए अपने क्लाइंट के लिए। ये सब बातें बाद में आती हैं, पहले वो थेरेपिस्ट होने से पहले एक इंसान है। तो जरूरी नहीं है कि थेरेपिस्ट, क्लाइंट आगे से गालियां देगा तो थेरेपिस्ट बोले हाँ हाँ नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा नहीं होता है। थेरेपिस्ट को वार्म एम्पैथेटिक बिल्कुल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है वो अपने ह्यूमन राइट्स को ही छोड़ दे उस चीज के लिए, राइट। वो पहले एक इंसान है। तो ये हरकतें ना हो, ये ऐसी चीजें ना हो, इसलिए ही ये कुछ इसके फीचर हैं जो हमें समझने नीडेड होते हैं। ये प्रोफेशनल रिलेशन है, इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब इस पे आराम से नेक्स्ट क्लास में हम बात कर सकते हैं। बट यस, जो 4 मेन फीचर थे हमारे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, राइट, साइकोथेरेपी के कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट वाज सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। सिर्फ ट्रेंड बंदे उसे कर सकते हैं, ट्रेंड इंसान ही कर सकते हैं। एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट उसमें इन्वॉल्व होता है, ऑब्वियस वाली पॉइंट। और देन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इसमें बन जाता है। थेरेप्यूटिक रिलेशन सबसे जरूरी पॉइंट है, क्योंकि कार्ल रॉजर एक साइकोलॉजिस्ट है। कार्ल रॉजर का आपने नाम पहले भी सुना है, चैप्टर 4 में। कार्ल रॉजर ने बोला था कि थेरेपी को हीलिंग की प्रोसेस, ये जो ये बंदा था, लेट से ये एक पर्सन है, ये मेरा मार्कर भी ऐसा सही है बट व्हाटएवर, ये जो बंदा है, ठीक है, इमेजिन कर लो यहाँ पे बंदा है, नेक्स्ट क्लास से आपको दिख जाएगा आई होप। ये बंदा एक गाड़ी पे बैठा हुआ है, ये गाड़ी उसे इस गंदी सी जगह से इस अच्छी जगह हीलिंग पर लेके आएगी। और ये जो गाड़ी है जिसमें वो बैठकर
यहां तक पहुंचेगा। थेरेपी क्या थी? थेरेपी वाज द वे, ठीक है, थेरेपी वाज दैट रूट जो उसे सफरिंग से हीलिंग तक लेके जाता है। बट कार्ल रॉजर ने बोला है कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप एक व्हीकल है चेंज के लिए। सड़क तो है थेरेपी, पर उस सड़क के ऊपर जो गाड़ी है जिसमें बैठ के वो बंदा यहां से यहां तक जाएगा वो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है। कहने का मतलब ये, इतनी बड़ी सी बात उसने क्यों बोली, इंपैक्ट बनाने के लिए होती है सारी बातें, कि इट इज द व्हीकल फॉर चेंज। उसका मतलब ये है कि बहुत जरूरी है थेरेपी को, थेरेप्यूटिक थेरेपी को हीलिंग बनाता ही ये व्हीकल है, दैट इज थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। मतलब कहने का ये है, आपको उतना बेटर समझ आएगा टॉपिक जितना आपका टीचर के साथ अच्छा रिलेशन होगा। मतलब एक फॉर्मल रिलेशन जो भी वो है, जो भी इस हमारे रिलेशन की जो भी क्वालिटीज है, जो भी इसके फीचर है, हमारा एक फॉर्मल रिलेशन है, स्टिल एक बॉन्ड है जो बना है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस कि जितना हमारा अच्छा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा बेटर आपको समझ आ पाएगा। वही इसका कार्ल रॉजर कहना चाह रहा था कि जितना अच्छा बॉन्ड एक साइकोलॉजिस्ट और एक क्लाइंट के बीच में होगा उतना ही बेटर उसकी हीलिंग होगी, उतना ही बेटर उसका वो सफर रहेगा। मतलब जितनी बढ़िया गाड़ी, BMW में बैठ के जाओगे तो बढ़िया फील होगा ना, रिक्शे में जाओगे तो झटके ज्यादा लगेंगे ना उस सफर पे। तो वो व्हीकल फॉर चेंज है आपका ये थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे आई गेस। मतलब एक बेसिक आइडिया हमने इस चैप्टर का समझ लिया, और पहली क्लास में जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया मैंने, हालांकि थोड़े जल्दी होने चाहिए थे टॉपिक, बट ये नीडेड था, ठीक है। इस गाड़ी को वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, बट इसका एक बहुत बेसिक सा आंसर है ना, डिपेंड करता है। क्या 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 बोलूंगा मैं, बताओ सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव यार, नहीं है बताओ। अब एक बंदे की सफरिंग, अच्छा सुन लो, सब्जेक्टिव की भी डिफाइन होती है। एक बंदे की सफरिंग कितनी है उस पर डिपेंड करता है, राइट। कई लोग होंगे जो, मतलब you need that maturity to understand this actually. एवरेज नहीं ना ये, अच्छा ये वही बात आप बोल रहे हो जैसे मे बी आप ये बात से रिलेट कर पाओ, जो भी कोई जिम वगैरह में लौंडा जाना चालू करता है ना स्टार्टिंग वो बोलता है भैया आपके जैसी बॉडी चाहिए, कितने दिनों बन जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है, वो डिसिप्लिन से आती है यार, एक महीने में बॉडी थोड़ी बनती है ना, वो डिसिप्लिन होता है, वो लाइफस्टाइल है। तो मतलब आपके तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद इससे समझ पाओ। तो ये डिपेंड करता है, ये आपकी सफरिंग पे डिपेंड करता है, और भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बायो साइको सोशल लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, राइट। एक इंसान की बायोलॉजी अगर सही है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर उसको सोसाइटी से सपोर्ट है तो और जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर साइकोलॉजिकल कंडीशन बहुत ज्यादा गंदी है तो ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हम दोनों को लेट्स से एक साथ डिप्रेशन हो जाए, पर मेरी फैमिली सपोर्टिव है, आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, अगर यहाँ उल्टा ले लो, मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं उतना जल्दी ठीक नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि सोशल फैक्टर भी इसमें रोल प्ले करते हैं। मेरी बायोलॉजी खराब है, आपकी बायोलॉजी ठीक है, मेरे अंदर डोपामाइन ऑलरेडी हाई है और हमें स्किज़ोफ्रेनिया है, आप ठीक हो जाओगे, मेरा स्किज़ोफ्रेनिया शायद और ज्यादा लेट ठीक हो, क्योंकि वो डोपामाइन ऑलरेडी हाई है। मेरी साइकोलॉजिकल कंडीशन, मेरी मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, आपकी मेंटल हेल्थ एटलीस्ट ठीक है, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं जल्दी ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो मेरे लिए वो सफर और ज्यादा लंबा चलेगा। तो ये इसका कोई एक आंसर नहीं है कितनी जल्दी कोई ठीक हो जाएगा, हीलिंग तक कब पहुंच जाएगा, राइट। खैर ठीक है, दैट इज ऑल देन फ्रॉम माय साइड। अब किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, जिन्होंने बैग पैक कर लिया उनको तो ऑब्वियसली नहीं होगा, जाओ जाओ, ठीक है। हाँ, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो ऑनलाइन, एनीवन।